नमस्कार, साइको नीति में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा युग है जहां हर तरह के सवालों के जवाब गूगल के पास होते हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि गूगल इनसे सीखे। ये है भारत के धुरंधर, जिनकी मेमोरी, ज्ञान और विश्लेषण शक्ति ऐसी है कि पूरे विश्व को स्तब्ध कर दे। हम ऐसे 5 महान लोगों की चर्चा 5 अलग अलग एपिसोड में करेंगे, जिन्हें गूगल भी प्रणाम करता है। आज पहला एपिसोड है जिसका विषय है सुधांशु त्रिवेदी, चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया। जब मंच पर कोई शब्दों की धार लेकर आता है तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब तथ्यों की बौछार तर्कों के तूफान से मिलती है तो सामने वाला जवाब नहीं, सिर्फ मौन देता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की, जिन्हें लोग कहते हैं चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया। लेकिन क्या वाकई वह सिर्फ इनसाइक्लोपीडिया है या उससे भी कहीं आगे? जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें श्रवण करना चाहिए, वाचन नहीं करना चाहिए। वाचन करना अनाधिकार चेष्टा के समकक्ष है, परंतु आदेश हुआ है तो मैं उनके ही उद्बोधन में से कुछ सूत्र लेकर आपके समक्ष विचार व्यक्त करता हूं। जैसे उन्होंने कहा पूर्व में कि जो मनुष्य का जन्म है, गीता में भी कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहां 3 चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो दैव कृपा से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूंगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहां विराजमान हैं। स्वामी जी भी हैं, कई पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जन्म 20 सितंबर 1970 को उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है और वह भी रामायण पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, यानी एक ऐसा विद्वान जो विज्ञान और धर्म ग्रंथ दोनों का ज्ञान रखता है। राजनीति में उन्होंने शुरुआत बतौर टेक्निकल एडवाइजर की थी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर राजनाथ सिंह के साथ काम करते हुए धीरे धीरे उन्होंने मंच संभाला और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। टीवी डिबेट्स में उनका अंदाज अनूठा है, न चीखना न हंगामा, सिर्फ तथ्यों का ऐसा ताना बाना कि सामने वाला खुद उलझ जाता है। चाहे वो तुष्टीकरण पर बात हो, सेकुलरिज्म का विश्लेषण हो या फिर भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब हमेशा होता है सटीक, सधा हुआ और सार गर्भित। आलोक जी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर समस्या यह है कि आलोक जी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम करती है। इन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहा कि भाई ठीक है, ये डीएमके की बात से सहमत नहीं है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आलोक जी, आपकी पार्टी के नहीं सुधांशु भाई, कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं बोलने दीजिए। देखिए मैं अभी किसी को इंटरप्ट नहीं करा आलोक जी, फिर मैं आऊंगा। व्यक्तिगत कैपेसिटी नहीं, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के आधार पर उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने यह कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा हूं। अब मैं आगे बोलता हूं। अब यह बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था, उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। और अभी आपके सहारनपुर से पूरी बात सर, अब कम से कम पूरा सेंटेंस कर लूं, स्पष्टीकरण आप आराम से देते रहिएगा। अब आप आइए, आपके अभी वर्तमान में सहारनपुर से कैंडिडेट हैं, आज ही प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली भी थी, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप बताइए, इस पे भी आप कोई व्यक्तिगत बयान देने की बात कहेंगे? ये तो कांग्रेस का बयान है। और 100 बातों की बात एक, हाथी के पांव में सबके पांव। जब आपके प्रधानमंत्री जी ये बोल चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो अब इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। इसीलिए आरोप लगाए हैं आपके लिए कि ये एक नहीं अनेक चीजें आप स्वयं, आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं। उनकी भाषा शुद्ध, गंभीर लेकिन गूंजदार।
शब्दों का चुनाव ऐसा कि श्रोता सोच में डूब जाए। संस्कृत श्लोकों से लेकर आधुनिक तकनीकी संदर्भ तक हर बात का उदाहरण और संदर्भ उनके पास होता है। इन्हें लोग एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया तो सिर्फ जानकारी देता है। सुधांशु त्रिवेदी उस जानकारी को जोड़ते हैं तर्क और दर्शन से। उनकी बातों में एक भारतीयता है, एक सांस्कृतिक आत्मा है। वो सिर्फ डाटा नहीं देते, उसका इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित हैं, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र है। और संयोग की बात यह है कि वह संभवतः उस पेज पर है जिसपे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का नीति निर्देशन किसी के द्वारा हो सकता है, तो गीता से अधिक उपयुक्त ज्ञान का वह प्रतीक नहीं हो सकता। और एक और मैं कह सकता हूं, चूंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है, तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो चित्र हैं और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आ गए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष दिया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है, पूर्ण स्वराज्य, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। महात्मा गांधी लिखते थे, जब कभी मुझे जीवन में संशय होता था तो मैं जाकर गीता पढ़ता था और गीता के ही किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं गीता के प्रारंभ से होता था। तो इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। हर बड़ा वक्ता आलोचना का शिकार होता है। कई लोग उन्हें पक्षपाती कहते हैं, कई बार उनके तथ्यों पर सवाल उठते हैं, लेकिन आज की डिबेट संस्कृति में वो एक ऐसे वक्ता हैं जो विरोध में भी सम्मान पाते हैं, जिनके ज्ञान का लोहा विरोधी भी मानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं हैं, वो विचारों के वास्तुकार हैं। आज जब संवाद की भाषा गुम होती जा रही है, तब उनका अंदाज हमें याद दिलाता है, संवाद हो तो ऐसा हो जिसमें गरिमा हो, गहराई हो और गौरव हो। सुधांशु त्रिवेदी कई बार टीवी डिबेट्स और पब्लिक मंचों पर अपने तार्किक और ऐतिहासिक ज्ञान से ऐसे जवाब दे चुके हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे झंडे गाड़ने वाले मोमेंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। एक टीवी डिबेट में जब किसी ने अकबर को महान बताया, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अकबर महान क्यों है और महाराणा प्रताप क्यों नहीं? एक ने आक्रमण किया और दूसरे ने आत्मसम्मान की रक्षा की। इतिहास अगर सत्ता की गुलामी करेगा तो सत्य को खो देगा। पूरा सोशल मीडिया इस लाइन से गूंज उठा। इस बयान ने लोगों को इतिहास पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आपको इतिहास पढ़ना नहीं, समझना चाहिए। एक बार किसी डिबेट में विपक्षी प्रवक्ता ने आरएसएस को ब्रिटिश समर्थक बताया। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब था, ब्रिटिशों का विरोध करना सिर्फ जेल जाने से तय नहीं होता, विचारों से तय होता है। आपको इतिहास पढ़ना नहीं, समझना चाहिए। तालियां बजी, एंकर मुस्कुराए और सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गई। भारत केवल भूगोल नहीं, भाव है। सीएए और एनआरसी पर डिबेट और उसमें सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, भारत केवल एक भूगोल नहीं है, ये एक भाव है और इस भाव में नागरिकता सिर्फ कागज नहीं, संस्कृत से जुड़ी होती है। इस भावनात्मक और गहराई से भरे वक्तव्य ने कई युवाओं को आकर्षित किया। अंग्रेज गए, इतिहास की गुलामी छोड़ गए। मुगलों की विरासत पर बहस का जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि अंग्रेज चले गए, पर इतिहास की जो गुलामी वो छोड़ गए, हम आज भी उस बोझ को ढो रहे हैं। समय है असली भारतीय दृष्टिकोण से अपने इतिहास को देखने का। इतिहासकारों से लेकर शिक्षाविदों तक में बहस छिड़ गई और हर तरफ असली इतिहास का मुद्दा गरमा गया। संसद में हिंदी भाषा और भारतीय ज्ञान की रक्षा। राज्यसभा में बहस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया कि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं होती, विद्या होती है, और विद्या वह होती है जो विनय देती है, अहंकार नहीं।
राज्यसभा में यह भाषण इतना गूंजा कि बाद में कई सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से उनकी तारीफ की। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल, और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। अब सवाल है कि इतने विस्तृत और गहरे ज्ञान के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा सुधांशु त्रिवेदी को। ये ज्ञान का अथाह सागर ऐसे तो नहीं दिखाई देता है। ये सवाल कई लोग सोचते हैं कि इतना व्यस्त व्यक्ति आखिर कब पढ़ता होगा, कैसे समय निकालता होगा। असल में ऐसे लोगों की ज़िंदगी में पढ़ना एक अलग काम नहीं होता, वो तो उनके सोचने, जीने और बोलने का तरीका होता है। चलिए इसका मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विश्लेषण करते हैं। पढ़ाई उनका आराम और रिचार्ज टाइम है। जहां आम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, वहां सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग पढ़ना, पुराने ग्रंथों को खंगालना या रिसर्च करना ही अपना रिलैक्सेशन मानते हैं। उनके लिए पढ़ना काम नहीं बल्कि आदत और शौक है। माइक्रो मोमेंट्स को पढ़ने में बदल देने की आदत है उन्हें। ऐसे लोग दिन में 15-20 छोटे छोटे पॉकेट्स बनाते हैं, जैसे कार में बैठते समय 5 मिनट का आर्टिकल पढ़ लेना, मीटिंग से पहले 3 मिनट की स्क्रॉलिंग कर लेना, कुछ नोट्स रिवाइज करना, यात्रा के दौरान अनेक पुस्तकों का अध्ययन कर डालना। ये माइक्रो रीडिंग हैबिट्स दिन में कई पन्नों का ज्ञान जोड़ देती हैं। वे सिर्फ आँखों से नहीं, कानों और दिमाग से भी पढ़ते हैं। ऑडियो बुक्स, भाषण, चर्चाएं, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब उनका चलता फिरता पुस्तकालय होते हैं। वो हर चीज़ नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं गहराई से पढ़ते हैं और उसे तुरंत किसी बहस, लेख या भाषण में इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिससे दिमाग में वो चीज़ पक्की हो जाती है। रीडिंग विदाउट यूज इज़ लाइक फूड विदाउट डाइजेशन। जीवन के हर अनुभव को ज्ञान में बदलना, उन्हें घटनाओं, यात्राओं, बातचीत में भी ज्ञान मिलता है। जब आप हर चीज़ को सोचने और समझने के नज़रिए से देखते हैं तो जीवन ही किताब बन जाती है। सर, एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर, उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कैसा कलयुग आएगा। बहुत से बुद्धिजीवी दिन के अंत में कम से कम 20-30 मिनट पढ़ना एक अनिवार्य नियम की तरह अपनाते हैं। यानी जो आप सोने से पहले पढ़ते हैं वो ज्यादा पक्का होता है। आज जो आप देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं बना, ये सालों का संचय है। बचपन से लेके अब तक सतत अध्ययन, हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ने से ही ज्ञान का महासागर बनता है। सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ पढ़ते नहीं, वो ज्ञान को जीते हैं। इसलिए पढ़ाई कोई समय लेने वाली उनके लिए गतिविधि नहीं है, बल्कि ये उनकी जीवन शैली है। फिलहाल
आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से कर लें। अगले एपिसोड में फिर एक महान हस्ती से मिलेंगे जिसे गूगल भी प्रणाम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।